हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? तो वन शॉट वीडियो पिछला यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और अभी तक की वीडियो जो इससे पहले मैंने वन शॉट बनाया आपके लिए, मैं बताता चलूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट 2 है। यूनिट 1 में कवर करा चुका हूँ क्लास 12 की, और यहाँ पर बोर्ड के साथ आपकी नीट की प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है, तो कंटेंट उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और इससे पहले वाली वन शॉट वीडियो देखो। ठीक है, अभी तक इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो में हम क्या बात कर चुके हैं? हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं पूरे, फिर उसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस करा लिया है। ऐसे ही हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े हैं सारे, और हमने उसमें oogenesis करा लिया है। ठीक है, अब इसके आगे का पोर्शन आज पढ़ेंगे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कोशिश करूंगा इसी वीडियो में अपन सारा का सारा पोर्शन कवर कर लें, है ना। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, और ये कोई स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना, कि यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, और सब कुछ अपन हैंड रिटन कर रहे हैं। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे और आराम से मैं जहां पर बोल दूं कि वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, या वहां जहां पर बोल दूं आपसे लिखने के लिए, तो आप वीडियो को वहीं पोस्ट करो, मटेरियल उतारो अपने पास एज अ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, एनसीईआरटी को रीडिंग करो, और आपकी प्रॉपर तैयारी रहेगी। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी। बस सारा कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ, है ना। मैं अभी कितनी मेहनत करूंगा अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या कहानी है? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया बेबी आपको दिख रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। ये सारी बातें अभी आपको समझ आ जाएंगी कैसे। एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है कि सबसे पहले एक लड़की है, मीना नाम है उसका। ये मीना रेगुलर जैसा इसका डे है, स्कूल जाती है, ये गई है। हाँ, अभी ये एट्थ क्लास में थी, सब कुछ अच्छा था, 9th क्लास में आ गई है। कहानी हाइपोथेसिस मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक की क्लियरिटी आ जाए, और चीजें सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको याद कराना एज इट इज, ये भी मकसद है। तो मीना नाम की जो लड़की है, ये क्या हुआ इसके साथ, ये स्कूल गई है, सडनली ये फील करती है कि इसकी वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है, कुछ तो सिक्रीशन बाहर आ रहा है। बच्ची घबरा जाती है, ये टॉयलेट जाके चेक करती है, इसको लगता है ये क्या हुआ है, मेरे अंदर से वेजाइना से ब्लड बाहर आ रहा है। तो ये तुरंत घर भागती है, घर जाके अपनी मम्मी से डिस्कस करती है कि मम्मी ऐसा ऐसी बात है। तो मम्मी इसको समझाती है कि बेटा ये बहुत ही नॉर्मल है, हमारे साथ भी होता है, अब आपके साथ ही हर महीने होगा, हर मंथ होगा, 4-5 दिन ऐसा होगा, पेट भी दुखेगा बेटा, ये नॉर्मल है, सारी लेडीज को इस चीजों से फेस करना होता है, दादी नानी मासी सभी ने फेस किए, है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये जो अपनी बच्ची मीना है, अब इसको पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट हो गया। अभी इसकी एज 12 से 13 साल के बीच में है। यही जनरली वो एज होती है जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिट करता है। मैंने यहाँ पर मीना यूज क्यों की है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, सुनो। जब पहली बार फर्स्ट टाइम, ये मिस्टेक हो गई ना, एक मार्कर में स्याही भरना भूल गया हूँ, आपके सामने भरूंगा पहले। ये पूरी अपन स्लाइड कवर कर लें। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी फीमेल में पहली बार आता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मीनार्क। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मीनार्क। समझ में आ रहा है मीना की यूज हुई है? फर्स्ट टाइम जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मीनार्क। ठीक है, ये चलेगा, ये 12-13 साल से स्टार्ट होता है, और चलते 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 ये लगभग इस फीमेल की जो एज हो जाती है एवरेज 50 ईयर। अब आजकल खान पान खराब है फीमेल्स का, तो ये बहुत जल्दी अचीव हो रही है, 42-45 साल में भी हो रही है। पर क्योंकि एनसीईआरटी ने लगभग 50 साल हमें लिख के बोला है, तो हम भी 50 साल मानेंगे। तो यहाँ पर इस फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर बंद हो जाएगा, अब इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मीनोपोज। मतलब मीना पोज हो गई है, मीनोपोज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? फर्स्ट टाइम जब आया था तो मीनार कह रहे हैं, और ये 50 साल की एज में ये खत्म हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली क्लास लगाई, इसका पहला वीडियो देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा पहला वीडियो जाके जरूर देखें, आपके ब्रेन में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी।
जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है तो उनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि 50 साल की एज में इसमें मीनोपॉज आ गया, अब आगे कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएंगे तो ये फीमेल बर्थ देने में कैपेबल नहीं है, ये लड़की, ये सॉरी महिला हो गई है, ये महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो ऐसा क्या हुआ है ना, 1 मिनट सोच के पुराने स्टूडेंट मुझे बताएंगे। हाँ भाई, तो कुछ आंसर आया है ना? जिसके पास आंसर आया वो कमेंट में मुझे करके जरूर बताना, जो ये वीडियो देख रहा है। क्या हुआ है इस टाइम पर, हमने जब oogenesis पढ़ा था तो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि फीमेल में oogenesis माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है, जब ये बच्ची गर्भ में थी, और इसके अंदर प्राइमरी oocyte बनती है, फिर ये डीजनरेट होना चालू होती है, खत्म होते होते जब इसकी एज 12-13 साल तक पहुंचती है तो हर ओवेरी में ये कितनी होती है, लगभग 60 से 80 हजार है ना, 60 to 80,000 बच जाती है। अब फिर भी जब भी बॉडी में बार बार LH FSH आता है तो ये स्टिमुलेट होती है कई ज्यादा। तो एट द टाइम इस 50 साल की एज तक सारी की सारी जो फॉलिकल्स हैं, ये सारी की सारी फॉलिकल्स जो हैं ये नष्ट हो जाती है, बचती नहीं है, अब सब खत्म हो चुकी हैं। फॉलिकल्स खत्म हो गई हैं तो सीधी बात है, फीमेल का जो गैमेट है एग, वो कहाँ बनेगा, कहाँ से निकलेगा, नहीं बनेगा, इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाता है। ये बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कहानी। कहानी क्या है भाई, सुनो, ये बात आप फटाफट से नोट करो। जो नए हैं, पुराने अपना समझते हैं कि क्या हो रहा है, जो नए हैं वो एक बात समझेंगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ फटाफट से नोट करो, आप वीडियो पॉज कर देना, फिर नोट करना। आपके नोट करने तक मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये रेगुलर ऑफलाइन क्लास नहीं है जहाँ अपन आराम से पूरे साल भर 12th क्लास पढ़ रहे हैं। मैं इसी साल तुम्हें 11th और 12th दोनों की तैयारी कराऊंगा, तो मुझे टाइम कम है यहाँ पे ना, अपन वन शॉट बना रहे हैं, 1-1.5 घंटे में अपन पूरी यूनिट कवर कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिंगल वीडियोस भी बना रहा हूँ ताकि आप वहां भी आराम से बैठ के नोट्स बनाओ, और ये वीडियोस भी है ताकि आप फटाफट से रिवाइज भी कर जाओ। ठीक है, वैसे जो पहली बार देख रहा है उसके भी आराम से बात समझ आएगी, है ना? अब क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो, हमने एक बात की थी कि हमने एंडोमीट्रियम, अच्छा एंडोमीट्रियम क्या होता है बताओ? एंडोमीट्रियम में यूटेरस की सबसे अंदर की लाइनिंग, पुरानी क्लास याद करें, ये हमने यूटेरस बनाया तो सबसे अंदर जो बनने वाली चीज थी वो क्या थी, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जब टूट के बाहर आएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, एंडोमीट्रियम जब टूट के बाहर आएगी, अब इस एंडोमीट्रियम में बहुत सारी ब्लड की सप्लाई होती है ना, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई है, इसमें टिश्यू है, तो ये जब वेजाइना से बाहर आएगी तो यहाँ पर ब्लीडिंग लगेगी फीमेल को, और इसी से पता लगता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है। किन किन में होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल? सभी प्राइमेट्स में होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक जनरली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइमिंग क्या है, ये 28 डे चलता है एवरेज, 28 डेज एवरेज। अब हम फिक्स नहीं कह सकते कि हर फीमेल में फिक्स 28 डेज ही चलेगा, नहीं भाई, किसी में 30 दिन भी हो जाता है, किसी में 27, किसी में 29, किसी में 31, 30, एवरेज वैल्यू क्या है इसकी, 28 डेज। ठीक है, शुरुआत कहां से होगी, जब पहले दिन ब्लीडिंग होगी वहां से इसकी शुरुआत है। तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम लूंगा, मैं, मुझे ये रेड मार्कर जिंदा चाहिए, तो मैं 1 सेकंड का टाइम यहाँ पे लूंगा। इसमें अगर मैं इंक नहीं भरूंगा ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में मुझे भी। ठीक है, तो आप 1 सेकंड 1 मिनट धैर्य बनाए रखेंगे, और मैं इसमें शाई फिल कर लेता हूँ, फिर अपन इसके आगे की कहानी उसके आगे पढ़ेंगे। वैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक वीडियो पड़ा है इसी चैनल पे, अगर आप इस चैनल पे देख रहे हो तो वहां से आराम से पढ़ो, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था उस टाइम, शिट, वो वाइट बोर्ड था, सॉरी ग्रीन बोर्ड था, वो उस पर पढ़ा रहा हूँ मैं। असल में कुछ भी नहीं है, इस बोर्ड के पीछे वाला पोर्शन ग्रीन ही है। ठीक है, चलो साथ में शाई भरना सीखो, मार्कर में शाई कैसे भरें इसका भी थंबनेल बन सकता है, और आराम से अच्छे खासे, अरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ज्यादा व्यू आ जाएंगे उस पर, है ना? अरे यार इंडिया है ये, सब चलता है यहाँ पे। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करो,
देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर फीमेल के लिए जरूरी है, मेल के लिए जरूरी है, और इसको समझ लोगे घर में, मुझे लगता है ये वीडियो तो लगभग सभी को देखना चाहिए। ऐसे ही देख लो ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आएगी इस टाइम पे होता क्या है। बेचारी गर्ल्स को बहुत ही खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पता नहीं क्या क्या, उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, रसोई में, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो सुनो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी। डे वन, डे वन मैं यहां से मार्क कर रहा हूं। मुझे एक ये इतना बोर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है, शेटी यार, अगर इतना बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो अपन इसके ऊपर ही सारा पार्ट पढ़ेंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक रेगुलर मार्किंग कर रहा हूं बस। मैं कह रहा हूं डे वन से 28 डेज का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है टोटल, है ना। और बीच में इसके आता है 14th डे, 14वां दिन, जब ओव्यूलेशन होगा। क्या है ये सारी कहानी अभी समझ आएगी। देखो अभी करके देता हूं। देखो पहले दिन से 5वें दिन, ये 5th डे, ये है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज का क्या मतलब है कि यहाँ पर वेजाइना से ब्लीडिंग बाहर आ रही है और इसको पता लग रहा है कि आज ये चालू हो चुका है। सपोज करो आज 1 जुलाई है, आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से 5 जुलाई तक इसकी वेजाइना से ब्लीडिंग बाहर होगी और इसको पता लगेगा कि भाई मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसको बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। जो वो फेज, वो दिन जहां पर एक फीमेल के ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, इसको मेंस्ट्रुएशन फेज बोल रहे हैं। ठीक बात है। अब क्या हुआ है देखो, इस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर आपको बता रहा था कि यूटेरस की एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ रही है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम टूट के वेजाइना से बाहर आ रही है, वही ब्लीड के रूप में अपन को ब्लीडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। जब ये लड़की 12-13 साल की थी तो सबसे पहले क्या हुआ है, इसके हाइपोथैलेमस ने, अब तो चल जा, इसके हाइपोथैलेमस ने, ये हाइपोथैलेमस ने यहां से, सॉरी, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से मैसेज हिट किया है। ये मैसेज अपन ने पिछले 2 बार पढ़ चुके हैं, अपन पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जब 12-13 साल का लड़का होगा तो यही काम हो रहा है, पर वहां पर टेस्टोस्टेरोन के लिए ये काम हो रहा है। ये LHFSH वहां पर टेस्टिस में जा रहे हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये GnRH आकर गिरेगा पिट्यूटरी के आगे वाले पार्ट पर, यानी ये एंटीरियर पार्ट पर, और यहां से निकलेगा LH और FSH। ये LH FSH कहां जाएगा, ओवेरी में। मेन में कहा जा रहा था, लड़कों में कहा जा रहा था, ये टेस्टिस में, और यहाँ का जाएगा ओवेरी में। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, हाइपोथैलेमस बता रहा है कि ये लड़की क्या हो चुकी है, जवान हो चुकी है ना। और यहाँ पर अब इसको GnRH निकालना चालू है। तो जहां पर हमने वहां पर हुआ छोकरा जवा गाना गाया था, यहीं पर हाइपोथैलेमस ने गाना गाया हुई छोकरी जवा रे, और इसने निकाला GnRH। ठीक बात है। हाँ, तो पिट्यूटरी के आगे वाले भाग पर गिरा है, LHFSH निकले, LHFSH गए ओवेरी में। अभी ओवेरी की क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनो। ओवेरी में इस टाइम पर क्या बन के तैयार है, oogenesis अपन पढ़ के आए, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन के तैयार है, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये अपने पास है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ये तैयार है अपने पास, कहां पर, ओवेरी में। ठीक है। तो जैसे ही LHFSH एंटर हुए ओवेरी में, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। सारी प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो गई। सारी का मतलब जितनी के ऊपर ये LHFSH गिरे सब स्टिमुलेट होना चालू हो गई। और यहाँ पर वही काम oogenesis आगे बढ़ रहा है। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुई है, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल। अब मैं यहाँ पर सारी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा जैसी मैंने oogenesis में बनाई थी, अदरवाइज ये एक फॉलिकल ही पूरा बोर्ड कवर कर लेगी। तो आपको oogenesis समझ में आना पड़ेगा, याद रहना पड़ेगा, तो ये पोर्शन समझ में आएगा। तो पहले oogenesis जाके देखो, जो नए हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया। प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई, देन सेकेंडरी फॉलिकल से ये टर्शियरी फॉलिकल में, अरे इसको छोटा बनाता हूँ यार, ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो गई टर्शियरी फॉलिकल में। स्मार्ट बोर्ड वालों का कितना फायदा है,
तुम चैनल ग्रो करवाओ यार, स्मार्ट बोर्ड पे आ जाएंगे अपन, धूम मचा देंगे, है ना। ये सेकेंडरी फॉलिकल है और ये है अपने पास टर्शियरी फॉलिकल। और फिर टर्शियरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ग्राफियन फॉलिकल में। ये हो गई अपने पास ग्राफियन फॉलिकल। क्या तुम्हें पता है कि एग किसके पास होता है? इस ग्राफियन फॉलिकल के पास ही होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ग्राफियन फॉलिकल के पास ओवम वाली स्ट्रक्चर है। क्या हुआ है? LHFSH आए हैं ओवेरी में, इन्होंने प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, जो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, फिर टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुई और फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई। ये काम चल रहा है अपना। अब ये काम यहां भी कहां स्टार्ट हुआ है? 5वें दिन के बाद से। रेगुलर ये हर फीमेल में काम चल रहा है अगर उसकी एज 50 साल से कम है तो। जैसे ये काम हुआ है, यहां पर ये जो स्टिमुलेट होती हुई फॉलिकल्स हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करेंगी। स्टिमुलेट होती हुई फॉलिकल्स क्या करेंगी? एक हार्मोन रिलीज करेंगी जिसका नाम है एस्ट्रोजन। जिसका नाम है, यार रुक जाओ यार, इसमें कुछ ज्यादा ही शाही लगेगी मुझे लगता है ना। ये बहुत प्यासा है ये मार्कर। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि ये ऐसे धोखा दे देगा, है ना। लाल कलर वैसे आजकल धोखा देने में ट्रेंड में चल रहा, बता तुम्हें। लाल कलर पहन के जो फीमेल आ रही है, पति को उड़वा रही हूँ, वो ट्रेंड चल रहा है इसका, तो बच के रो रहे। ये लाल कलर से देखो, अभी इसने मुझे धोखा दे दिया ना, मैं इसको भर ही देता हूँ पूरा। सिंदूर इतना लगा दो अब ये सिंदूर या तो काम कर ही जाएगा या फिर अपन निमट ही जाएंगे। देखो 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 क्या हो रहा है। हाँ, वापस से। तो प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट हुई और ये कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। स्टिमुलेट होती हुई ये जो फॉलिकल्स हैं, ये हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है, जब ये फीमेल के ब्लड में आएगा तो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करवाएगा। अब उसके सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है? एक तो तुम्हें पता है, पिछले अपन मेमोरी ग्लैंड पढ़ के आ रहे हैं। एस्ट्रोजन क्या कराएगा? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा, है ना। स्तन ग्रंथियों का विकास कराएगा। कैसे? स्तनों के ऊपर एडिपोज टिश्यू, जो कि वसीय उत्तक है, फैट वाले टिश्यू, उसको जमा करेगा तो स्तन बड़े हो जाएंगे, है ना, फैट डिपोजिशन होगा। यही क्या सेकेंडरी कैरेक्टर भी है क्या? हाँ। जब लड़की 12-13 साल की होती है तो ये एस्ट्रोजन हर महीने आ रहा है, तो क्या कर रहा है? उसकी हाइट बढ़ा रहा है, उसकी वेट बढ़ा रहा है, आवाज को पतली कर रहा है फीमेल्स में, है ना। उसके स्तनों का विकास कर रहा है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करा रहा है, उसके बालों को लंबा करा रहा है। ये सारे काम कौन करा रहा है? ये हार्मोन एस्ट्रोजन। इतनी बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ है अभी इस पोजीशन में? क्या है? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आ रहा है, पिट्यूटरी से एलएचएफएसएच निकल रहे हैं, एलएचएफएसएच ओवेरी में जा रहे हैं, ओवेरी में ये प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होकर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टिमुलेट होकर टर्शियरी, और टर्शियरी स्टिमुलेट होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो स्टिमुलेट होती फॉलिकल्स है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रही है। क्या इतनी बात समझ आ चुकी है क्या? अगर ये बात समझ आ रही है तो ये बात समझो कि अगर, मुझे एक बात बताओ, हम एक बात कह रहे हैं कि यार एक फीमेल के पास फिक्स है 60 से 80 हजार ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचती है जब वो 12-13 साल की होती है। और अगर ये एलएचएफएसएच जैसे ही आते रहे और फॉलिकल्स स्टिमुलेट होती रही तो एक टाइम तो ऐसा आएगा यार इसके पास फॉलिकल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। और ये अपन को क्या चाहिए? अपन को केवल एक फॉलिकल चाहिए जिससे एग निकलना है, ओवम निकलना है, एक फॉलिकल। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्टिमुलेट हो रही है, और अगर अपन ने इनको नहीं रोका तो इनका तो काम ही यही है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का नाम तो पढ़ो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो करता ही स्टिमुलेट है फॉलिकल को। तो इसको अपन को कम कराना पड़ेगा, अगर कम नहीं कराएंगे तो यहाँ पर चक्कर पड़ जाएगा। तो देखो, यहां पर इनको कम कराने का जिम्मा भी किसने उठाया है? एस्ट्रोजन ने। किसने उठाया? अरे यार, मार्कर ही खराब है, मार्कर ही खराब है, दूसरा मार्कर लाया जाएगा। छोड़ो, अभी तो पढ़ते हैं। अब स्टार्ट ही कर दिया टॉपिक, तो इस मुझे पूरी उम्मीद है कि एक कलर से आप यहाँ पर आराम से समझ पाओगे। ठीक है, तो हाँ, ये जो बनता हुआ एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन ने ही जिम्मा उठाया है किसको कम कराने का? एलएच और एफएसएच को। क्या कह रहा हूं मैं? ये जो बनता हुआ एस्ट्रोजन है, इसी ने कम कराया एलएच एफएसएच को। अब ये कहानी बड़ी अजीब है।
एलएच और एफएसएच की वजह से ही फॉलिकल स्टिमुलेट हुई थी, और एलएच और एफएसएच की वजह से जब फॉलिकल स्टिमुलेट हुई थी तभी एस्ट्रोजन बन रहा था। अजीब बात है भाई, जिस वजह से एस्ट्रोजन बन रहा है, अब एस्ट्रोजन बनने के बाद उन्हीं हार्मोन्स को कम करवा रहा है। और कैसे करवाएगा? एस्ट्रोजन एक फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव फीडबैक, और जैसे इसने नेगेटिव फीडबैक दिया तो ये एलएचएफ जीएनआरएच आना बंद हो जाएगा। जीएनआरएच जैसे बंद होगा एलएचएफएसएच का स्तर कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो अपने ब्रेन में मैप करो, उसको बिठाओ। क्या कह रहा हूं मैं? यहां पर क्या हुआ है, जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होते हैं सबसे पहला रोल होता है एलएचएफएसएच का। कैसे होता है रोल? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां आता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे, आगे वाले भाग पे। यहां से एलएचएफएसएच रिलीज हुए। एलएचएफएसएच कहां जाते हैं? ओवेरी में। ओवेरी में जाके क्या करते हैं? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अपने पास ओवेरी में जो प्राइमरी फॉलिकल्स पड़ी हुई थी, जो अपन oogenesis में बना के लाए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होने के बाद ये सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफेन में कन्वर्ट होंगे। स्टिमुलेट होती फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, पर ज्यादा अगर एलएचएफएसएच आ जाएगा तो दिक्कत होगी, सारी फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, तो खत्म भी तो हो जाएंगी। लिमिटेड है हमारे पास तो, है ना। अगर ऐसा होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा फीमेल को। तो ये काम सही करने का जिम्मा भी किसने उठाया? एस्ट्रोजन ने। एस्ट्रोजन ने क्या किया? एस्ट्रोजन जैसे ही बनने लगा तो इसने एक नेगेटिव फीडबैक दिया किसको? हाइपोथैलेमस को, कि यार हाइपोथैलेमस भैया इसको कम कराओ यार, बंद कराओ इसको, वरना यहाँ दुर्घटना हो जाएगी। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? जीएनआरएच बंद करा दिया, तो एलएचएफएसएच भी निकलना बंद हो गए। यानी ये एस्ट्रोजन पितरंता है, अपने पिता को मारने वाला है ना। जैसे हमारे मेवाड़ की हिस्ट्री में एक राजा हुआ उदा, है ना, महाराणा कुंभा का बेटा था, और कुंभा को सल्टा दिया उस भाई ने। अजीब लोग हैं, जिससे राजा महाराजा की अलग हिस्ट्री है ना। तो ऐसा ही ये जिनसे पैदा हो रहा था उसी को निपटाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और एलएचएफएसएच कम हो रहा है। फॉलिकल्स अपनी जगह स्टिमुलेट होती जा रही है। ये जो पहला फेज था 1 से 5 दिन का, जब ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइम जब ब्लीडिंग हो रही है, इस फेज को हमने बोला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं और इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला हमने। यहां पर क्योंकि फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रही है तो इस फेज को बोला है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो रही है तो इसको फॉलिकल्स फेज बोलेंगे। अब पहले 5 दिन क्या हुई? ब्लीडिंग हुई। अगले छठे दिन से धीरे धीरे ये फॉलिकल स्टिमुलेट हो रही है और ये ग्राफियन फॉलिकल तक बन जाती है। और इस टाइम तक करते करते दिन आ गया है 14वां, 14th डे आ गया हमारे पास। कौन सा दिन आ गया? 14वां दिन, 14th डे। जैसे ही 14वां दिन आया, अब क्या होगा? ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। कब हुआ? 14th डे, जब एस्ट्रोजन अपने पीक पे था। जब ये अपने पीक पे था तो इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और ऐसा ही होता है, आदमी को अपने बुरे कामों का एहसास होता है जब वो अपने सबसे अच्छे टाइम पे पहुंच जाता है, कि यार मैंने नहीं इसके साथ गलत किया, है ना। ऐसा एक राजा देखा आपने, अशोक। हमारे इतिहास में एक राजा हुआ सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में इतने लोग मारे कि जब वो वापस लौट रहे थे युद्ध क्षेत्र से, तो उन्होंने देखा हर जगह लोग कटे पटे मरे पड़े हैं, इधर हाथ, कहीं पैर, कहीं गर्दन। तो ये सब देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो अशोक ने तुरंत ही राजपाट सब छोड़ा, बौद्ध धर्म अपनाया और श्रीलंका चले गए। तुम देखोगे श्रीलंका में अधिकांश जो है वो बौद्ध धर्म है, और अधिकांश मंदिर बौद्ध मंदिर है श्रीलंका में। वो ज्यादातर अशोक ने बनवाए, है ना। तो ऐसा ही हृदय परिवर्तन हुआ यहाँ पे एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन ने जैसे ही अपने पीक पर पहुंचा, ये लगभग 13वां दिन था, ये 13वें दिन से 14वें दिन की बात चल रही है, तो इसने क्या किया? हाइपोथैलेमस से एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब मैं 14वें दिन की बात कर रहा हूँ। हाइपोथैलेमस को एक फीडबैक दिया पॉजिटिव, के यार भाई हाइपोथैलेमस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या? कि मैं जिससे पैदा हो रहा था मैंने उसी को बंद करवा दिया। हाइपोथैलेमस कह रहा है ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तेने अच्छा काम किया है, इसकी वजह से फॉलिकल्स स्टिमुलेट होना बंद हो गई है। उसने कहा वो बात तो ठीक है यार, पर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, तू एक बार और एलएच और एफएसएच को रिलीज करवा। तो 14th डे, 14वें दिन, हाइपोथैलेमस ने बहुत ही खतरनाक जीएनआरएच भेजा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक।
और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर LHFSH आया, बहुत ही ज्यादा LHFSH आया, और LH तो कुछ ज्यादा ही LH भेजा गया। ये इतना ज्यादा था 14th डे कि यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। इतना ज्यादा LH हार्मोन आया है, उस ज्यादा LH हार्मोन की वजह से ये अपने पास जो ग्राफियन फॉलिकल थी, ये वाली, इसके अंदर ही अपने पास ओवम है ना, यही ओवम है अपने पास, ये ग्राफियन फॉलिकल फट के बाहर आ जाएगी। जैसे ग्राफियन फॉलिकल फटी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई LH की, ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और यहां से ओवम बाहर निकलेगा। और आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन ने पढ़ा है, इस ओवम के ऊपर है फिमरी, फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पोर्शन फिमरी, स्टेमस वाला भाग है ना, सॉरी इनफंडिबुलम वाला भाग है, ये फिमरी इसको पकड़ लेगा और अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, कौन से दिन फटेगी? 14वें दिन, और यहां से क्या निकलेगा? ओवम बाहर। किसकी वजह से? LH के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, LH सर्ज की कंडीशन की वजह से। ये तो 14वें दिन तक की कहानी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसी मैं ये रब करके और आपको हॉर्मोन्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप क्या करो, एक नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, इस वाली घटनाओं को मैं दोबारा बता रहा हूं क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, 5वें स्टार्टिंग में GnRH आया, LHFSH रिलीज हुए, ओवेरी में गए, ओवेरी में फॉलिकल स्टिमुलेट होना चालू हुई। ठीक बात है, जैसे स्टिमुलेट फॉलिकल स्टिमुलेट हुई, उन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब ब्लड में जाता है तो सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप कराता है। साथ ही एक काम बताना भूल गया हूं मैं, एस्ट्रोजन ही वो हार्मोन है जो इस फीमेल में वापस से एंडोमीट्रियम बनवा रहा है ना। जो एंडोमीट्रियम गर्भाशय की टूट गई थी, वो एंडोमीट्रियम यहां से बनने लगेगी, ऐसे एंडोमीट्रियम बनने लगेगी, एंडोमीट्रियम वापस बनना स्टार्ट हो गई है। तो एंडोमीट्रियम बनवाने का काम भी किसने किया? एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जैसे ही 14वां दिन आया, 14th डे आया, तो इस 14वें दिन पर क्या किया इस एस्ट्रोजन ने? एक पॉजिटिव फीडबैक दिया हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने LHFSH बढ़ा दिया। LH कुछ ज्यादा ही बढ़ा है, इस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज, और इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटी है, ओवम बाहर निकला है। ठीक बात है, इस घटना को बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। क्या बोल रहे हैं? ओव्यूलेशन। इतनी बात समझ आ रही है तो यहां पर पॉज करो, इसको बनाओ, देन मैं आगे बता रहा हूं। मेरा डिटेल वीडियो इसी पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर एक और पड़ा हुआ है, मैं उसको भी डाल दूंगा यहीं पे, ये मैं प्लेलिस्ट सेट कर रहा हूं तो उसी में इसको ऐड कर दूंगा, है ना, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर हार्मोन्स बना रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले LHFSH बॉडी में आया है, तो ये LHFSH बढ़ रहा है, इसका स्तर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन आने लगेगा, ये एस्ट्रोजन है, ये LHFSH है, ये FSH है और ये LH है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही बॉडी में आने लगेगा, यहां तक मैं फ्लैट लाइन बना रहा हूं क्योंकि 1 से 5 दिन तक तो आएगा नहीं। जब फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा, और इसकी वजह से ये FSH LH कम होना स्टार्ट होगा, ये कम होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, LH FSH कम होते जा रहा है। जैसे ही एस्ट्रोजन 14th डे अपने पीक पर पहुंचेगा, ये कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, अपने पीक पर पहुंचेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा, और अब ये LH अपने सर्वाधिक स्तर पे पहुंच गया। FSH भी बढ़ा पर LH सर्वाधिक स्तर पे पहुंच गया। इसी कंडीशन को अपन ने बोला है LH सर्ज। आप NCERT का जो ग्राफ देखोगे वहां ये सारी चीजें मिलेंगी। इधर एंडोमीट्रियम बन रही है एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमीट्रियम बन रही है, यहाँ पर LH सर्ज होगा। 14वें दिन की घटना है, इस घटना को हमने ओव्यूलेशन कहा। अब ओवम तो रिलीज हो गया, यहाँ बची क्या है? यहाँ पर बची है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल से जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम।
ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई? कॉर्पस ल्यूटियम में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कॉर्पस ल्यूटियम, पहले ग्राफियन फॉलिकल थी, ओवम रिलीज हो गया, अब ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। सिंपल सी बात है, सोचो 13 साल का रिलेशनशिप किस किस के मध्य? प्राइमरी फॉलिकल थी, कब बन गई थी? जब बेटी ये बच्ची गर्भ में थी, तब से बना के ला रहे हैं हम, और ये ओवम इसके अंदर सेट था। अलग ये अलग बात है कि हमने इसको रोका हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, लेकिन ये दोनों तब से साथ है ना। अब इतना लंबा रिलेशनशिप और अचानक एक हार्मोन के बढ़ने से और इस ओवम ने इसका साथ छोड़ दिया, तो ये इसके दिल पर क्या बीती होगी कि यार मुझे छोड़ के चली गई। तो इसने एक गाना गाया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, कॉर्पस ल्यूटियम बन गए। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, चल तो रहा ना ये वीडियो। हाँ, तो यहां पर कौन सा हार्मोन आने लग गया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसने रिलीज करवाया? इस कॉर्पस ल्यूटियम ने। अब इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? इस एंडोमेट्रियम को इतनी बढ़िया कर देगा, इतनी बढ़िया कर देगा, इतनी बढ़िया कर देगा। अंदर ब्लड सप्लाई चल रही है, बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत शानदार ब्लड सप्लाई चल रही है अंदर। तो दो बातें याद रखनी, एंडोमेट्रियम को बनाया किसने? एस्ट्रोजन ने। डेवलपमेंट कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ गई बात? हाँ, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बाहर निकलना चालू हुआ, मजे हो गए मजे, तैयारी चल रही, तैयारी कि दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा। दूल्हा कौन है हमारे यहाँ पे? स्पर्म। और फीमेल की बॉडी के अंदर तैयारियां चालू हो गई, एंडोमेट्रियम बन रही है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम की उम्र, आयु, एज मात्र कितने दिन की है? 14 डेज की। केवल 14 दिन ही जिंदा रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो यहां पर नए नए खेल रचाए जाएंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, किसी भी कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर यहां पे बहुत ही बड़ी दिक्कत। और वो क्या दिक्कत है? अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन बाद अपने आप मरेगी। इसकी उम्र, आयु कितनी होती है? 14 दिन, फिक्स है ये। अगर किसी की फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 दिन चल रही है, तो उसमें ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 16वें दिन। क्यों सर ऐसा क्यों? अभी तो आपने कहा 14वें दिन। भैया 28 दिन जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो पीछे के दिन बिल्कुल फिक्स है कार्पस ल्यूटियम जब मरेगी, है ना। अभी और समझ आएगा, रुको। क्या हो रहा है? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होते 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 14 दिन बाद बिल्कुल मर जाएगी। अभी लड़की में निषेचन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं आया है। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम मरेगी, डीजनरेट होगी, वैसे ही कौन सा हार्मोन आना बंद हो जाएगा बॉडी में? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही आना बॉडी में बंद हुआ, तो ये एंडोमेट्रियम को कौन बनाए रख रहा था? प्रोजेस्टेरोन। तो जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना बंद हुआ, ये एंडोमेट्रियम टूट के वेजाइना से बाहर आएगी। और यही बात तो हम यहाँ कह रहे हैं कि 1 से 5वें दिन क्या हो रहा है? वेजाइना से एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ रही है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम जिसमें ब्लड सप्लाई हो रही है, वो टूट के बाहर आ रही है। जो फीमेल को दिख रही है बाहर के, हाँ पीरियड से स्टार्ट हो गए ना, ब्लड आ रहा है। तो वही बात तो हम यहाँ कह रहे हैं कि एंडोमेट्रियम टूट जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। और अगर इस फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो गया, ये प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर एंडोमेट्रियम को तो बनाए रखना है, बच्चा इसके अंदर इम्प्लांट करेंगे, तो फिर प्रोजेस्टेरोन तो धूम धड़ाके से आएगा। समझ रहे हो बात? और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हर 28 दिन 30 दिन बाद ये वापस स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना बंद हो गया, कार्पस ल्यूटियम मर गई, एंडोमेट्रियम जो थी ये टूट के बाहर आ जाएगी। समझ में आ रही बात? हमने इस वाले फेज को तो कहा है फॉलिकुलर फेज, और ये 14 से 28 वाले फेज को क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम सिक्रीटरी फेज। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा। इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है यहाँ पे, है ना। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम टूटेगी और वेजाइना से बाहर, और
वही दिखेगा बाहर के ब्लीडिंग हो रही है, तो वापस साइकिल चालू। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा 18 डे साइकिल चलता है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन बनाऊं, जो एनसीईआरटी ने आपको ग्राफ बना के दिया ना, वैसे है कि ये सिंपल फॉर्म में ऐसे 0 से डे से चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो ये हार्मोन आ ही नहीं रहे ना, एस्ट्रोजन यहां से आना चालू हुआ था या फॉलिकल स्टिमुलेट हुई है, यहां तक फ्लैट लाइन थी। ऐसे फ्लैट लाइन किसकी है? प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन यहां पर तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनी, अब इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 28 दिन बाद मरेगी, अब ये गया। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हुई, प्रोजेस्टेरोन गया बॉडी से और एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाएगी। यही सारी कहानी है बस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ में आ रही बात? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक फीमेल में 30 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल चला है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 16वें दिन। क्यों? क्योंकि ये पीछे वाला फेज फिक्स है, कॉर्पस ल्यूटियम की एज। समझ में आ रही बात? तो ओव्यूलेशन अब 16वें दिन हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन फिक्स है अगर 30 दिन चला है तो। ठीक है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में। जैसे मान लो पूछ ले एक फीमेल में 32 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल चला, ओव्यूलेशन कौन से दिन हुआ, या डेट देकर आपसे कैलकुलेट करवाए, तो आप बताओ 18th डे ओव्यूलेशन हुआ है। फिक्स क्या है? पीछे का 14 डे। बात समझ में आ रही? तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, और मैंने कोशिश की है कि आपको इसको फटाफट रिवाइज करा दूं, है ना। समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया हो कमेंट में लिख के भेजो। हर संभव कोशिश की जाएगी आपको सेटिस्फाई करने की। ठीक बात है? तो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयरिंग कर दो यार, है ना। इतने टफ टफ टॉपिक हैं जो अपन बहुत आराम से यहाँ कवर कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो फर्टिलाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है? तो ये यहाँ पे खत्म हुआ, है ना। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में ही कर दूँ। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन, इसके जस्ट बाद वीडियो आ जाएगा और आपको एक साथ एक प्लेलिस्ट में सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है?